तो जय होम्योपैथी, जय हनीमैन। अब हम आगे चर्चा करेंगे एपोरिज्म नंबर 164 और 165 के ऊपर। हमने देखा कि हनीमैन कंटिन्यूअसली हमें एक ही बात कहते जा रहे हैं, फाइंड PQRS, मेक टोटालिटी एंड गिव सिमिलिमम। आज बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जो हमें देखने हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारी मान्यताओं से बिल्कुल विपरीत निकलती हैं। एग्रावेशन के बारे में भी हमने देखा कि हम एग्रावेशन के बारे में कुछ और सोच रहे थे और मास्टर हनीमैन कुछ और बता रहे हैं। तो उसी तरीके से हम होम्योपैथी के बारे में कुछ और सोच रहे हैं और मास्टर हनीमैन क्या बता रहे हैं। हर व्याख्यान की शुरुआत एक अच्छे से श्लोक के साथ करते हैं। तो आज का श्लोक, आहार निद्रा भय संतति तीव्र सामान्यमेत पशु निर्भराम ज्ञानम ही तेषाम अधिकम विशिष्ट ज्ञानेन हिना पशु भी समानाः। अर्थात मनुष्य और पशुओं में भोजन, निद्रा, भय और संतान एक समान ही होती है। हम भी, मनुष्य भी सामाजिक प्राणी ही है, पशु ही है। तो भोजन वो भी पशु भी करते हैं, मनुष्य भी करते हैं। नींद भी पशु करते हैं, मनुष्य भी करते हैं। भय भी पशुओं को भी लगता है, मनुष्य को भी लगता है। पशुओं की भी संतानें होती हैं, मनुष्य की भी संतानें होती हैं। परंतु ज्ञान ही वह गुण है जो मनुष्य में विशेष है। इसीलिए ज्ञानहीन मनुष्य को पशु के समान मानना चाहिए। हम सांस्कृतिक हैं और संस्कृति की शुरुआत कब से हुई, इसके ऊपर बहुत रिसर्च हुआ और एक अच्छे से व्यक्ति का एक कोट था कि जब हमने एक पुरातत्व विभाग के अंदर देखा कि एक ऐसी हड्डी मिली है कि जो पहले टूटी हुई थी और बाद में जुड़ी है, वही संस्कृति की शुरुआत है, वही मानव सभ्यता की शुरुआत है। क्योंकि पशुओं के अंदर अगर आपको इंजरी हो गई, पशु को किसी को इंजरी हो गई तो वो सर्वाइवल के लिए अनफिट हो गया। लेकिन मनुष्य के अंदर संस्कृति और सभ्यता का विकास का पहला बीज वहां से हुआ कि किसी को इंजरी हुई तो उसका अच्छे करने का प्रयत्न किया गया और वो मनुष्य सर्वाइव हुआ। वो ज्ञान है। बात समझ में आ रही है? विद्या वही है जो मुक्ति का मार्ग दिखा दे, ज्ञान वही है जो मनुष्य को मनुष्यता की ओर ले जाए। आज हमने साइंस के अंदर बहुत प्रगति कर ली है, लेकिन उससे मनुष्यता की प्रगति कितनी हुई है? दिन ब दिन हम पशुओं से भी बदतर होते जा रहे हैं। हमसे तो पशु भी अच्छे हैं क्योंकि पशु प्रदूषण नहीं करते हैं। हमने क्या किया? कितना सारा प्रदूषण करते हैं। आपने कभी देखा कि पशु दूसरे पशुओं को परेशान करते हैं, दूसरे पशुओं का शोषण करते हैं? नहीं करते हैं, लेकिन हम तो वो भी करते हैं। बात समझ में आ रही है? कभी देखा कि पशु दूसरे पशुओं को कंट्रोल कर रहे हो? नहीं करते। वहां स्वतंत्रता है जीने देने की, लेकिन हम सबको कंट्रोल करने के फिराक में। इंफॉर्मेशन बढ़ती जाएगी, इसका मतलब ये नहीं है कि हम बहुत आगे बढ़ते जाएंगे। ज्ञान बढ़ना चाहिए और ज्ञान ही वह गुण है जो मनुष्य को मनुष्य बनाता है। मनुर्भव, मनुष्य बनो। और जब हम साइको एनालिसिस की और मेंटल सिम्टम्स की बात करेंगे तब उस व्याख्यान के अंदर हम चर्चा करेंगे कि कौन से मनुष्य के गुण हैं जो पाशविक गुण हैं, जो स्वाभाविक गुण हैं, और कौन से मनुष्य के ऐसे गुण हैं जो मनुष्यिक गुण हैं, और हमें उनके ऊपर फोकस करना होता है। क्लियर? आगे चलते हैं एपोरिज्म नंबर 164 के अंदर। मास्टर हनीमैन क्या कहते हैं? The smaller number of homeopathic symptoms present in the best selected medicine is no obstacle to the cure in cases where these few medicinal symptoms are chiefly of an uncommon kind and such are peculiarly distinctive into bracket characteristic of the disease. The cure takes place under such circumstances without any particular disturbance. क्या कहते हैं मास्टर? द स्मॉलर नंबर ऑफ होम्योपैथिक सिम्टम,
बात समझ में आ रही है? यहां पे मास्टर ने ये नहीं कहा है द लार्जर नंबर ऑफ द सिम्टम्स, क्या कहते हैं? द स्मॉलर नंबर ऑफ होम्योपैथिक सिम्टम। होम्योपैथिक सिम्टम मतलब कौन से? कौन से सिम्टम्स को होम्योपैथिक सिम्टम कहा जाना चाहिए? एनीवन? होम्योपैथी का मतलब होता है सिम्टम सिमिलैरिटी। यस बोलिए। हाँ कह सकते हैं, लेकिन यहां पे हनीमैन जो बात करते हैं द स्मॉलर नंबर ऑफ होम्योपैथिक सिम्टम, मतलब इसके दो निकाले जा सकते हैं। एक जो सिम्टम प्रूविंग के दौरान प्रूव हुए हैं वो, और जो सिम्टम अभी पेशेंट के अंदर प्रेजेंट हैं और इस मेडिसिन के साथ सिमिलर हैं। बात समझ में आ रही है? ड्रग प्रूविंग के दौरान प्रूव हो चुके सिम्टम हैं, इस पेशेंट के अंदर प्रेजेंट हैं और उस ड्रग के साथ सिमिलर हो रहे हैं, उसको होम्योपैथिक सिम्टम कहा जाता है। प्रूविंग के दौरान बहुत सारे सिम्टम आएंगे, यहां पे उन सभी की बात नहीं है। पेशेंट को भी बहुत सारे सिम्टम आए होंगे, उन सभी की भी बात नहीं है। बात उन्हीं सिम्टम की हो रही है कि जो सिम्टम प्रूविंग के दौरान मिले हैं और इस पेशेंट के अंदर प्रेजेंट हैं, जो मेडिसिन के साथ सिमिलर हैं। बात समझ में आ रही है? प्रेजेंट इन द बेस्ट सिलेक्टेड मेडिसिन इज नो ऑब्स्टेकल टू क्योर इन द केसेस। थोड़े से ही होम्योपैथिक सिम्टम अगर हमारी दवाई के अंदर मौजूद हैं तो केस को क्योर होने में कोई नहीं रोक सकता है। यहां पे हनीमैन हमें क्या सिखाना चाहते हैं? मास्टर सिखाना चाहते हैं कि आपने केस रिसीविंग किया, उसके अंदर जितना डाटा मिला उस सब को सिमिलरिटी में बिठाने नहीं जाना है, सब कुछ सिमिलर नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रही है? आपको 535 सिम्टम मिले तो क्या ऐसी कोई भी मेडिसिन नहीं मिलने वाली है कि जिसमें पूरे के पूरे 535 सिम्टम मिले। हनीमैन कहते हैं द स्मॉल नंबर ऑफ द होम्योपैथिक सिम्टम्स, जो प्रूव हो चुके हैं ऐसे सिम्टम, उस मेडिसिन के सिम्टम जो इस केस में के साथ सिमिलर हो रहे हैं। और सिम्टम कैसे हैं तो हनीमैन आगे बताते हैं, वेयर these few medicinal symptoms are chiefly of an uncommon kind and such as are peculiarly distinctive characteristic of the disease। अगर ये सिम्टम PQRS हैं तो PQRS का मतलब क्या है वो हमने एपोरिज्म नंबर 153 के अंदर बहुत अच्छे से देखा है। हमें सभी सिम्टम को जो भी जितना केस मिले उस सब का टोटालिटी नहीं बना देना है। हनीमैन यहां हमें सिखा रहे हैं कि पूरे का पूरा जो हमें डेटा मिला है केस रिसीविंग के दौरान, उसमें से हमें ऐसे सिम्टम निकालने हैं जो अनकॉमन है, पिक्यूलियर है, कैरेक्टरिस्टिक टू द डिसीज हैं, और उन सिम्टम का टोटालिटी निकाल के जो स्मॉल नंबर ऑफ होम्योपैथिक सिम्टम मिले, 3, 4, 5, 7, 10, 15 सिम्टम जो मिले, हनीमैन ने अगेन लिखा है स्मॉल नंबर ऑफ द होम्योपैथिक सिम्टम्स। स्मॉल नंबर को डिफाइन करना पड़ता है ना, किसी केस में स्मॉल नंबर 3 सिम्टम भी हो सकते हैं और किसी केस में स्मॉल नंबर 30 सिम्टम भी हो सकते हैं। सब कुछ होम्योपैथी के अंदर केस टू केस वेरिएबल मिलेगा, क्योंकि एवरीथिंग इज इंडिविजुअल। होम्योपैथी को हम जनरलाइज्ड नहीं कर सकते। फिलोसॉफी का बैकग्राउंड है। सो स्मॉल नंबर का मतलब क्या कि आपको जितने सिम्टम मिले उसमें से जितने PQRS मिले हैं ना, जो बहुत PQRS हैं, पिक्यूलियर, क्वेर, रेयर, अनकॉमन, कैरेक्टरिस्टिक, ऐसे सिम्टम हैं, उनको कलेक्ट कीजिए। और वो सिम्टम अगर आपको प्रूविंग के दौरान मेडिसिन प्रूव की है उसके दौरान मिले हैं तो वहां पे कोई ऑब्स्टेकल नहीं आएगा, वो डिसीज क्योर हो जाएगा, हो जाएगा और हो जाएगा, चाहे उस डिसीज को मॉडर्न मेडिसिन के अंदर कोई भी नाम दिया गया हो। बात समझ में आ रही है? हमें कई दफा स्टूडेंट्स पूछते हैं
कि डॉक्टर साहब सर ये केस है एक्ने का, तो ये क्या होम्योपैथी से क्योर हो जाएगा? सर ये फलाने डिसीज का केस है, सर ये मैलिग्नेंट केस है, तो क्या ये होम्योपैथी से क्योर हो पाएगा? केस रिसीविंग के बगैर और PQRS मिलने के बगैर हम नहीं कह सकते हैं कि क्योर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। हम मदद कर सकते हैं। अगर आपको केस रिसीविंग अच्छा हुआ है, अच्छे स्मॉल नंबर ऑफ होम्योपैथिक सिम्टम अच्छे मिले हैं, पिक्यूलियर, क्वेर, रेयर, अनकॉमन सिम्टम मिले हैं, तो हम कह सकते हैं कि उस मैलिग्नेंसी के केस के अंदर भी, मैलिग्नेंट केसेस के अंदर भी, डिकेड केसेस के अंदर भी हम रिजल्ट की अपेक्षा कर सकते हैं। और जब हमें स्मॉल नंबर ऑफ होम्योपैथिक सिम्टम हैं वो अच्छे नहीं मिलते हैं, हमारा पिक्यूलियर, क्वेर, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम नहीं मिलते हैं, तो एक्ने का या कफ का केस भी ट्रीट अच्छे से नहीं हो पाता है। हम उसमें भी क्योर का एक्सपेक्टेशन नहीं रख पाते हैं। बात समझ में आ रही है? हम सब कुछ दूसरी स्कूल ऑफ मेडिसिन के तरह मापने निकलते हैं कि ये डिसीज है तो ये क्योर हो पाएगा, ये डिसीज है तो ये क्योर हो पाएगा। जिस केस के अंदर अच्छे से PQRS सिम्टम मिले तो उसमें हम क्योर की होप रख सकते हैं, विदाउट ऑब्स्टेकल उसमें हमें क्योर मिल सकता है। जिस केस में PQRS सिम्टम कम मिलते हैं उस केस में हमें बहुत क्योर की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। जितना केस रिसीविंग के दौरान डाटा मिला उस सब का टोटालिटी नहीं बनता है, उस डाटा को छानना पड़ता है। उसमें से जो भी पिक्यूलियर, क्वेर, रेयर, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम मिलते हैं उन्हीं सिम्टम का टोटालिटी बनता है, और मात्र वही सिम्टम, सिर्फ और सिर्फ वही सिम्टम हमें मेडिसिन के प्रूविंग के दौरान मिले हुए होने चाहिए। वो सिम्टम पर्टिकुलर हो सकते हैं, जनरल हो सकते हैं, मोडालिटी हो सकते हैं, डिजायर, एवर्जन, थर्स्ट, स्लीप, ड्रीम्स, मेंटल, कुछ भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि कोई एक सिम्टम मेंटल ही हो या फिजिकल ही हो। मोडालिटी भी हो सकती है, कॉन्कोमिटेंट भी हो सकता है, लोकेशन भी पिक्यूलियर हो सकती है। बात क्लियर हो रही है? हम ज्यादातर क्या करते हैं, जो भी डाटा मिलता है उस डाटा को टोटालिटी बना देते हैं, और हमारे अंदर बहुत से मिसकॉन्सेप्ट होते हैं कि मेंटल्स को हमें बहुत तवज्जो देनी है, उसके बाद फिजिकल जनरल को तवज्जो देनी है, उसके बाद फिजिकल पर्टिकुलर को देनी है। सही बात है ना? लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमें तवज्जो PQRS को देनी है। अगर बहुत पिक्यूलियर मोडालिटी है तो उसके सामने कितने भी जनरल मेंटल और जनरल फिजिकल जनरल सिम्टम आ जाएं, हमारा प्रिस्क्रिप्शन उस पिक्यूलियर फिजिकल पर्टिकुलर मोडालिटी के ऊपर ही बेस्ड होना चाहिए। क्लियर हो रहा है? एक पेशेंट आपके पास आता है, बोलता है डॉक्टर साहब मेरे को अस्थमा का दिक्कत है, अस्थमा का बहुत सालों से तकलीफ हो रहा है, बहुत दवाइयां खा लिए, फर्क नहीं पड़ रहा है। आपने केस रिसीविंग किया तो सैडनेस है, इरिटेबल है, एंगर है, थर्स्ट एवरेज है, स्वीट डिजायर थोड़ा बहुत मिल रहा है, स्पाइसी डिजायर भी थोड़ा बहुत मिल रहा है, सौर डिजायर भी थोड़ा बहुत मिल रहा है, मेंटल्स के अंदर भी ऐसे बहुत सारे जनरल सिम्टम मिल रहे हैं। लेकिन आपको एक सिम्टम मिलता है, अस्थमा एमिलोरेट बाय डांसिंग। तो वहां पे टोटालिटी के अंदर ये सिम्टम सबसे पहले होना चाहिए। रादर इरिटेबिलिटी और एंगर और सैडनेस और ये दूसरे जो भी सिम्टम मेंटल मिले हैं वो सब जनरल हैं, कॉमन हैं। फियर ऑफ डिसीज मिला है, फियर ऑफ डेथ मिला है, ऐसे सब कुछ सिम्टम वो सब जनरल सिम्टम है। लेकिन अस्थमा बेटर बाय डांसिंग, इट इज हाईली पिक्यूलियर मोडालिटी, और टोटालिटी के अंदर ये सिम्टम पहले होगा, भले दूसरे सारे मेंटल हैं। बात समझ में आ रही है? हम क्या करते हैं, मेंटल्स आर मोर इंपॉर्टेंट, मेंटल्स आर मोर इंपॉर्टेंट, मेंटल्स को ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन पहले आपको छानना है। जितने भी सिम्टम है उसमें से सिर्फ PQRS निकालने हैं।
अब सब पिक्यूलियर क्वेर रेयर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम आपके पास हैं, तो उसमें पिक्यूलियर मेंटल है वो पिक्यूलियर मोडालिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बात समझ में आ रही है? पिक्यूलियर जनरल सिम्टम है वो पिक्यूलियर पर्टिकुलर सिम्टम से इंपॉर्टेंट होगा। कैरेक्टरिस्टिक जनरल है और कैरेक्टरिस्टिक पर्टिकुलर है, तो उसमें हम कैरेक्टरिस्टिक जनरल को ज्यादा तवज्जो देंगे। लेकिन अगर कैरेक्टरिस्टिक पर्टिकुलर है और मेंटल है, वो जनरल सिम्टम मिला है, कॉमन सिम्टम मिल रहा है, कॉमन जनरल मिल रहा है, तो वहां पे कैरेक्टरिस्टिक पर्टिकुलर सिम्टम को तवज्जो दी जाएगी। बात गले से नीचे उतर रही है? बात समझ आ रही है ना? हम कहां भूल करते हैं? मास्टर हनीमैन हमें टोकते हैं, लेकिन हम फिर भी भूल कर देते हैं। अभी चलो 10 मिनट बेसो लेक्चर चालू। बात समझ आ रही है? हमें कौन से सिम्टम लेने हैं? PQRS, पिक्यूलियर क्वेर रेयर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम, कॉमन सिम्टम नहीं लेने हैं। जो सिम्टम ज्यादातर दवाइयों के अंदर मिलते हैं, ज्यादातर प्रूविंग के अंदर मिलते हैं और ज्यादातर पेशेंट्स के अंदर देखने को मिलते हैं, उन सिम्टम को छोड़ देना है। बात आ गई समझ? क्लियर? Aphorism number 165. If, however, among the symptoms of the remedy selected, there be none that accurately resemble the distinctive characteristic peculiar uncommon symptom of the case of the disease, and if the remedy correspond to the disease only in the general, vaguely described indefinite states, nausea, debility, headache, and so forth, and if there be among the non-medicines none more homeopathic appropriate, in that cases the physician cannot promise himself any immediate favorable result from the employment of this unhomeopathic medicine. Sulfur is for skin disease, Nux vomica is for पाइल्स, कार्बोवेजिस फॉर गैस। ऐसा होता है ना? लेकिन यहां पे हनीमैन मना कर रहे हैं, हनीमैन मना कर रहे हैं कि नोजिया, डेबिलिटी, हेडेक, पाइल्स, इस तरीके की चीजें सिर्फ सिमिलरिटी में मिलती हो और कोई पिक्यूलियर क्वेर रेयर कैरेक्टरिस्टिक अनकॉमन सिम्टम नहीं मिलता है, तो आप कितनी भी मेडिसिन दे दीजिए, आपको वहां पे क्योर का संभावना नहीं मिलता है। आपको होप नहीं रखनी चाहिए, फेवरेबल रिजल्ट की होप नहीं रखनी चाहिए। और हनीमैन इसको बोलते हैं अनहोम्योपैथिक मेडिसिन। भले ही वो मेडिसिन होम्योपैथिक दवा हो सकती है, लेकिन उस मेडिसिन का यूज होम्योपैथिक नहीं है। होम्योपैथी इज नॉट अ साइंस ऑफ मेडिसिन, होम्योपैथी इज साइंस ऑफ प्रिंसिपल। हनीमैन कहते हैं कि जब हम कॉमन कंडीशन के ऊपर या कॉमन सिम्टम का टोटालिटी बनाकर दवाई देते हैं, तो वहां पे हमें क्योर की आशा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि नहीं मिलेगा। भले ही आपका दवाई होम्योपैथिक फार्मेसी में, होम्योपैथिक कंपनी में बना हो, या तो उस दवाई को होम्योपैथिक दवाई के नाम से जाना जाता हो, लेकिन अगर उस दवाई के अंदर और उस पेशेंट के अंदर पिक्यूलियर क्वेर रेयर अनकॉमन सिम्टम की सिमिलरिटी नहीं मिलती है, तो क्योर भी नहीं मिलता है। बात समझ में आ रही है? और क्यों हमें उस तरीके से प्रैक्टिस करके, और जिस तरीके से हम बोलते हैं कि स्पेसिफिक मेडिसिन के ऊपर प्रैक्टिस करके रिजल्ट क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि हनीमैन मना करते हैं, नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं? If, however, among the symptom of the remedy selected, there be none that accurately resemble the characteristic peculiar uncommon symptom of the case of the disease, ऐसी दवाई दी गई है कि जिसमें कोई कैरेक्टरिस्टिक पिक्यूलियर डिस्टिंक्टिव अनकॉमन सिम्टम नहीं है, सिर्फ कॉमन सिम्टम है, एंड इफ द रेमेडी करस्पॉन्ड टू द डिसीज ओनली इन द जनरल वेग डिस्क्रिप्ट इंडिफिनिट स्टेट, सिर्फ नोजिया हो रहा है, प्रेगनेंसी के अंदर नोजिया हो तो कौन सी दवा देते हैं? इपिकाक दे देना है, ऐसा होता है ना, तो नहीं मिलेगा रिजल्ट।
वीकनेस है तो आर्सेनिक दे देते हैं, हेडेक है तो बेलाडोना दे देना। इस तरीके से करेंगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। हनीमैन वही बताते हैं, केस लेना पड़ेगा, पीक्यूआरएस निकालने पड़ेंगे, टोटालिटी बनानी पड़ेगी और उस टोटालिटी के मुताबिक दवाई देनी पड़ेगी, तब जाके हमें रिजल्ट मिलेगा। एंड इफ देयर बी अमंग द नॉन मेडिसिन none more homeopathically appropriate, in that cases the physician cannot promise himself any immediate favorable result from the employment of this unhomeopathic medicine। बहुत सारी होम्योपैथिक दवाइयां हमारे पास हैं, तो फिर क्यों हमें इस तरीके से केस लिए बगैर, टोटालिटी बनाए बगैर, पीक्यूआरएस दिए बगैर दवाई देनी चाहिए। हनीमैन कहते हैं उसको अनहोम्योपैथिक मेडिसिन फॉर दैट केस कहा जाना चाहिए, जिस दवाई के पीक्यूआरएस मैच नहीं हो रहे हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर दैट केस का मतलब होता है उस केस के पीक्यूआरएस सिम्टम का मैच हो जाना। होप आपको समझ आया होगा। किसी को कोई प्रश्न हो तो बोलिए।